दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी पार्ट से आने वाले हैं तो ये जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी देता है। और क्वेश्चन आता है तो अप्रॉक्सीमेट 90 to 95% बच्चे उसमें अटकते हैं। तो इस वाले पार्ट को आपको ना बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज सॉइल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप की सॉइल होती हैं और सॉइल इरोजन क्या है। सॉइल इरोजन से भी बहुत सारे MCQs आए हैं। अगर आपने पिछले साल के पेपर्स को देखा हुआ देन यू नो कि सॉइल इरोजन किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर सॉइल इरोजन के एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो बिना ज़्यादा बात करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बेसिकली लास्ट टाइम में मैंने ये वाली स्लाइड को डिस्कस किया था, वी कैन सर्वाइव विदाउट द सॉइल। आंसर इज बिग नो, बिकॉज जो सॉइल है, सॉइल के बिना आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द सॉइल टेक टू फॉर्म, यानी कितना टाइम लेती है एक सॉइल को फॉर्म होने में। इज द सॉइल डेड और अलाइव? तो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल है, सॉइल के बिना तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉइल से फूड मिलने वाला है। फूड इनटेक आप जितना भी ग्रो कर रहे हो वो सारा का सारा फूड कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्सन बोल सकते हैं कि सर वी आर वेजिटेरियन, वी कैन सर्वाइव ऑन द मीट प्रोडक्ट। बट मैन थिंग इज दैट बेटा कि अगर आप नॉन वेज भी खा रहे हो ना, तो उस नॉन वेज की सर्वाइवल के लिए जो खाना आ रहा है वो भी तो वेजिटेबल से ही आ रहा है ना। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी में सारे के सारे एनिमल आते हैं। अब कितने लॉन्ग टाइम तक लगता है इसको बनने में? 100 ईयर, 10 100 ईयर्स, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। 1 सेंटीमीटर की लेयर बनने के लिए सॉइल को हज़ारों साल लगते हैं। सॉइल डेड इज अलाइव आंसर है। इसमें दोनों तरीके के पार्ट हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। दिस इज अ वेरी शानदार टॉपिक है, सबसे शानदार। दिस इज अ मतलब आई कैन एक्सप्रेस कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आपको लर्न भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है और आपको अंडरस्टैंड भी करना है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट चलते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सिंपली और सिंपली क्या होता है, आपको फैक्ट रटना होता है। बट ये जो टेस्ट चैप्टर है ना, और ये जो टॉपिक है स्पेशली, इसमें आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको समझना भी है, आपको अंडरस्टैंड भी करना है, आपको रटना भी है। तो एक बहुत मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। इसके लिए आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं, लेक्चर देख के केवल आप नोट्स को रीड कर लेना। सबसे पहले सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जो बार बार रीन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? रिन्यू हो रहा है, बार बार न्यू बन रहा है। तो दिस इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। क्यों? बिकॉज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ से मतलब क्या है, जैसे आप लोग कोई भी प्लांट का यूज़ कर रहे हो तो उस प्लांट में जितना भी न्यूट्रिशन जा रहा है ना, जो भी उसकी ग्रोथ है वो सॉइल पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि दाल में प्रोटीन होती है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनती है। नाइट्रोजन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन प्लांट से आता है। क्योंकि सॉइल में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपको पता है ना, उससे कुछ फ़ायदा होने ही वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जिम जाता है, अब जिम में जाकर उसको एक चीज़ पता है कि सिंपली सिंपली मुझे ज़्यादा लिफ्ट करना है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा पावर लगा रही है, ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? प्रोटीन खाना पड़ेगा ना, प्रोटीन खाना पड़ेगा, अच्छी सी डाइट लेनी पड़ेगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सॉइल को भी आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट ग्रोथ इस पर क्या करती है? डिपेंड करती है। सपोर्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हजारों जानवर हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं। केचुआ हो गए, एंड्रेट्स हो गए, उसके अलावा सरफेस के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे डियर हो गया, एनी काइंड ऑफ अ वेजिटेरियन एनिमल हो गया, दे यूज टू डिपेंडेड ऑन सॉइल। और अगर मैं बोलूँ शायद ही अर्थ का ऐसा कोई पर्सन होगा, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होगा जो सॉइल पे डिपेंड ना करता हो। बेटा मिट्टी है, मिट्टी, गाना सुना होगा ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, वो बिल्कुल सही गाना है। मिट्टी के बिना कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता। दिस इज़ अ बेस ऑफ एग्रीकल्चर, आपको समझना पड़ेगा ये क्या है, एग्रीकल्चर का बेस है। दूसरा सोर्स ऑफ फूड है। अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर और फूड आपस में क्या है? कनेक्टेड है। एवरी सिंगल पॉइंट मैंने आपकी किताब से उठाया है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये टीचर कहीं अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ा रहा। बिल्कुल नहीं, आप नोटबुक लेके बैठो, आप एनसीईआरटी लेके बैठो, आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक लाइन मैंने कहाँ से उठाई है? एनसीईआरटी से उठाई है, और आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी से उठाई है। अदरवाइज सॉल्व के इंपॉर्टेंस को भी पढ़ाने बैठो तो 1 घंटे का काम है बेटा। नॉलेज बहुत है पर कमेंट नहीं किया। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वे अ प्लांट ग्रो। अपर मोस्ट लेयर है बेटा, यानी अर्थ की अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर जो छोटा छोटे
पार्टिकल्स हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉइल, है ना। और इसका काम क्या है, टू सपोर्ट द ग्रो ऑफ प्लांट, यानी जो अर्थ की टॉप लेयर पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज अ सॉइल। और इसका काम क्या है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉइल का यूज क्या है, तो आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, देन वी विल गो फर्दर। तो सॉइल का इंपॉर्टेंट यहाँ तक आपके सामने क्लियर हो गया। लेट्स बिगिन। सॉइल एज अ रिसोर्स, बाय सॉइल इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि यार सिलेबस कम हो जाता अगर सॉइल नहीं होती तो, और सिलेबस कम हो जाता तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाती और तुम लोग बैठ के रील्स देख रहे होते हैं। वाई सॉइल इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड सोर्स ऑफ द फूड। फिर से शायद वही मैंने पीपीटी ओपन कर लिया। तो बेसिकली सॉइल इज द रिसोर्स, सॉइल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है भाई साहब, क्योंकि पूरी की पूरी जो अर्थ है ना, अर्थ पे जो सॉइल है, दिस इज द लिविंग एंटिटी। ये कोई चीज़ नई नहीं है भाई। एज अ इंडियन, एज अ सनातनी, एज अ person who belongs from the Indian civilization, we used to worship every single thing। हम ट्री की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं। आपको शायद नहीं पता, जब शादी होती है तो जो चौक बनाया जाता है उसके लिए भी हम मिट्टी लाते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एनसीईआरटी हमको आके बताएगा दिस इज द लिविंग थिंग। सॉइल इज नॉट जस्ट अ मड। कुछ लोगों के लिए सॉइल क्या है, मिट्टी है, गाद है, कीचड़ है। नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कैंचुएज हो गए यानी अर्थवॉर्म्स हो गए। अर्थवॉर्म का काम क्या होता है, अर्थवॉर्म मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। इस प्रोसेस में जो भी मिट्टी है उससे मतलब निकलेगी, जो भी मिट्टी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ पू, तो उसका जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि अर्थवॉर्म कितना इम्पोर्टेंट काम है। जैसे मेरठ में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में क्या था, एक फीमेल थी और वो फीमेल कुछ नहीं कर रही थी, केवल अर्थवॉर्म को प्रोड्यूस कर रही थी और वो क्या कर रही थी, किसानों को सेल कर रही थी। तो दिस इज द क्वाइट गुड बिजनेस। इसके बाद में अर्थवॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप रोड पे जा रहे हो, किसी बेचारे एनिमल का एक्सीडेंट हो गया, आफ्टर फ्यू डे आपको वहाँ पे एक स्मेल आएगी और उसके बाद में सडनली आप देखो कि वो जो स्मेल है कम हो जाएगी और वहाँ से वो जो एनिमल की बॉडी वो गायब हो जाएगी। ऐसा कैसे हो रहा है, गॉड ने जब, भगवान ने जब इस पृथ्वी को क्रिएट किया था, या साइंस ने जब इस पृथ्वी को क्रिएट किया था, या नेचर ने इस पृथ्वी को क्रिएट किया था, तो उन्होंने एक ऐसी एंटिटी भी बनाई थी जिसका काम बहुत सिंपल था कि भाई क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली और सिंपली जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है जिसका कुछ यूज नहीं है, आप उसको जाकर डीकम्पोज करोगे। डीकम्पोज करने का मतलब क्या है, डीकम्पोज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो उसकी बॉडी रोड पे पड़ी हुई है वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया जाएंगे, वो बैक्टीरिया उसको ईट करेंगे और ईट करके उसकी बॉडी को ख़त्म कर देंगे। ये नेचर का वही काम है। नेचर आपको जो कुछ देगी एक दिन वो आपसे वापस ले लेगी। और जो डीकम्पोजर होते हैं वो उसमें एक प्राइमरी व्हीकल होते हैं जो बायोटिक बॉडीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपको मैं बता दूं, जो बॉडीज होती हैं वो कार्बन से बनी होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत आयरन होता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। तो डीकम्पोजर उस पूरी की पूरी बॉडी को उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि सॉइल एक लिविंग एंटिटी है, तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट। इसके आगे जब आप पढ़ोगे तो सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली आप दिक्कत में पड़ने वाले हो। सबसे पहले क्या होता है, बेयरिंग ऑफ रॉक होता है ना। जैसे ये रॉक है, ठीक है, इस रॉक के ऊपर क्या हो गई, इस रॉक के ऊपर सिंपली सिंपली बरसात होगी, सनलाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो टॉप लेयर है ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी, छोटे 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 पार्ट्स में टूट जाएगी। तो यू टू अंडरस्टैंड दैट कि छोटे छोटे पार्ट में जो टूट रही ना, दैट्स कॉल्ड द बेयरिंग ऑफ रॉक। दूसरा इस पर क्या होगा, क्लाइमेट इफेक्ट आएगा। जो मैंने यहाँ पे रेन दिखाई है, जो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई है, जो मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ ना, तो जहाँ पे मैंने जो रेन दिखाई है और जहाँ पे मैंने जो आपको सनलाइट दिखाई है, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे क्या होने वाला है, बेयरिंग होने वाली है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सिंपली ये बेयरिंग है, ठीक है। बेयरिंग से आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप जाओगे तो इसके बाद में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सिंपली और सिंपली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, क्या है, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करेंगे, उसमें जाके
बायोलॉजिकल चीज़ों को ऐड करेंगे। देखो बायोलॉजिकल चीज़ों में क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया, और ऐसी चीज़ जिसमें बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे ह्यूमन वेस्ट, वेस्ट ऑफ एनिमल, बचा हुआ खाना, द पू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। आपको पता नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक बहुत शानदार कंट्री है चिली, एक बहुत छोटी सी कंट्री है चिली की। अगर मैं बात करूं तो चिली का जो कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, और जब भी वो बर्ड्स आते हैं ना तो वो वहाँ पे बहुत सारी पू करते हैं, उस पू को हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज करते हैं। तो दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या है कि वो जो ज़मीन है उस ज़मीन का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर कोई भी जैसे स्लोप है ना, किसी भी तरीके की अगर स्लोप है तो उस स्लोप पे जो सॉइल आने वाली है वो सॉइल सिंपली कैसी आएगी, वो सॉइल आएगी बहुत थिन। जैसे ये मैं आपको बना कर दिखाता हूँ एक फिगर कि यहाँ पे ये एक क्या है, वन सेकेंड, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक रिलीफ है। अब यहाँ पे कोई भी सॉइल अगर एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर बहुत थिन लेयर बनेगी, पर वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्लेन रीजन की, तो प्लेन रीजन में जो भी सॉइल आएगी वो काफ़ी थिक लेयर की होगी। तो रिलीफ बताएगी। दूसरा पेरेंटल रॉक, पेरेंटल रॉक ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके की सॉइल होने वाली। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेन रीजन में जाते हो तो आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। अगर आप महाराष्ट्र रीजन में जाते हो, कर्नाटका रीजन में जाते हो, देन यू विल सी के वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। बिकॉज जो ब्लैक सॉइल है उसका जो पेरेंटल रॉक है ना, वो पेरेंटल रॉक है इग्नियस रॉक, है ना। और दूसरा जब आप नदर्न प्लेन्स में आओगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके की सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये भी डिसाइड होगा कि सॉइल की टाइप कैसे होने वाली है। दूसरा क्लाइमेट रीजन, जैसे आप किसी भी ऐसे रीजन में जाओ जो इक्वेटर के पास है, याद करो पुरानी बातें में बेटा, जहाँ पे क्या होता था, सिंपली और सिंपली अर्थ है, अर्थ को हमने क्या किया, मिड से डिवाइड किया है, तो उस मिड वाली लाइन को ही हम इक्वेटर बोलते थे। तो जो इक्वेटर है ना बेटा, इक्वेटर के आसपास जितने भी रीजन है वहाँ पे बहुत सारी रेन होगी, बहुत सारी बरसात आपको देखने को मिलेगी। तो इक्वेटर के पास में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा गर्मी है। तो टेल मी वन थिंग, जहाँ पे आपको पानी भी मिल रहा है, गर्मी भी मिल रही है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे, और जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे, चीज़ों को खाएंगे। तो सॉइल के अंदर जितना भी ह्यूमस है ना उसको सारे बैक्टीरिया खा जाएंगे। इसीलिए ये जो सॉइल है वो लेस ह्यूमस वाली होती है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप बोल सकते हो कि सर ये तो गलत बात कर रहे हो आप, एकदम एकदम गलत बात है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो रेन फॉरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल होगी बेटा। अगर आपने एक बार रेन फॉरेस्ट को कट कर दी ना, दोबारा से ग्रो करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो सॉइल होती है ना हाईली लीचिंग सॉइल होती है, यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है। वहीं जब आप पहाड़ी रीजन में जाओगे, माउंटेनियस रीजन में जाओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे ना अभी की क्लास 8th में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है पहली चैप्टर में, कि एक ब्रेड का पीस है, आपने उसको सिंक के पास रख दिया जहाँ पे आप बर्तन धोते हो, और दूसरे पीस को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर वाला पीस बचा रह जाएगा। तो जो सॉइल माउंटेन रीजन में, तो बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, बिल्कुल ठंडी की वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो सेव रहेगा। इसीलिए जो भी सॉइल आपको माउंटेन रीजन में मिलेगी उसका मॉइस्चर कम होगा, उसमें जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो बचे रहेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने का हम ट्राई करते हैं। तो सॉइल कंपोजिशन की बात करूँ, सबसे पहले तो इसमें एक ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जिसमें आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, डिकम्पोज प्लांट और एनिमल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जंगल में मट्टी, मट्टी के ऊपर पत्ते गिरे, पत्तों को डिकम्पोज कर दिया किसने, डिकम्पोजर ने, वो मिट्टी में मिल गया, दैट्स कॉल्ड डिकम्पोजर। जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप हिमालयन इंडियन हाईवे पे जाओगे तो आपको कल्पा नाम का विलेज देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे विलेजेस हैं वहाँ पे ना। जब भी ह्यूमन मतलब रिफ्रेश होते हैं, सुबह जाके पॉटी करते हैं, तो उनको ना क्लीन करने के लिए पानी नहीं होता, वो क्या करते हैं, ओपन टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं। जब भी उन्होंने टॉयलेट किया तो जितना भी पू इकट्ठा है उसके ऊपर वो खाद डाल देते हैं, और जो उनका पू है वो किस में बदल जाता है, मतलब ट्रांसफ़र इन द फर्टिलाइज़र। तो ये है। दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, सैंड देखने को मिलेगा, क्ले देखने को मिलेगा, सिल्ट देखने को मिलेगा। आपने बचपन में क्ले से खेला होगा, तो अगर किसी भी सॉइल में क्ले का कंटेंट ज़्यादा है बेटा तो वो कैसी होगी, थोड़ी चिपचिपी टाइप की होगी, थोड़ी क्रीमी टाइप की होगी। अगर उसमें सैंड का कंटेंट ज़्यादा है
तो वो सैंडी होगी, उसमें अगर आप पानी मिलाओगे तो वो आप उसका ना एक तरीके का बॉल नहीं बना पाओगे। मिनरल्स के बारे में तो आपको पता ही है। 3 बेसिक मिनरल्स होते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं NPK, दैट्स कॉल्ड द मेजर मिनरल्स। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। इन तीनों को अगर आपने समझ लिया तो सॉइल का ज़्यादातर पार्ट कंप्लीट हो गया। इन 3 मिनरल्स के बाद में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। तो उसके बारे में हम सॉइल वाले सेक्शन में थॉरोली पढ़ेंगे जो चल रहा है। इसके बाद में थोड़ा और तो ये अब इसके बाद में आप पढ़ोगे सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन के बारे में सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट्टा मारने वाला। एक तरफ देखिए हाई रेन एरिया देखने को आपको मिलेगा, दूसरी तरफ आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। दोनों में क्या देखने को मिल रही है, एक में सैंड देखने को मिल रहा है, एक में क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक लूमी सॉइल देखने को मिल रही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा वाई द सॉइल इन राजस्थान डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल इन केरला, यानी राजस्थान में जो सॉइल है वो केरला की सॉइल से किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सॉइल को क्लासिफिकेशन करने के कितने तरीके हैं। जैसे आप सॉइल को कलर के बेस पे क्लासीफाइड कर सकते हो, टेक्सचर के बेस पे क्लासीफाइड कर सकते हो, थिकनेस के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो क्लासीफाइड कर सकते हो, एज के ऊपर वो क्लासीफाई कर सकते हो। पर जितना भी तरीका मैंने बताया वो मैंने आपकी NCERT से लिया है। थॉरोली मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर वही है कि हमारे अंदर की परमात्मा जाग जाएगी। परमात्मा जागने के बाद में हम आपको पूरा ज्ञान दे देंगे और मेरा रिटेंशन रेट पूरा चला जाएगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर फालतू में इतना ज़्यादा पढ़ाता है। उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, फालतू में यहाँ पे आके हम अपनी नॉलेज का शो ऑफ नहीं करेंगे। तो अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप की सॉइल आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले तो ये समझो कि सॉइल की प्रोफाइल क्या है। मतलब अगर मुझे मौका मिले ना तुमको अच्छे से पढ़ाने का, और वहाँ पे अगर सिलेबस का मौका ना हो और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, पढ़ाई इतनी डेप्थ में होगी ना, तुमको भी मज़ा आ जाएगा पढ़ के। वही मैंने पिक लगाया, आज हम आपको ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगवाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हॉरिजन होता है OABCR। ओ ऊपर याद रखो, बीच में R याद रखो, सिंपली ABC है तो OR, बीच में आएगा ABC। ओ को बोलेंगे हॉरिजन यानी ऑर्गेनिक लेयर। ये वो लेयर है जिसमें सारी चीज़ें, अब जैसे कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो मेरे चैनल का नाम कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, इफ़ ही इज एडिंग फर्टिलाइजर, इफ़ ही एडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो इस टॉप लेयर में आएगी बेटा। दैट्स कॉल्ड द टॉप लेयर या ऑर्गेनिक लेयर। सारा का सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो यहाँ पे अगर बरसात हुई तो सिंपली क्या होगा, जो भी इसके मिनरल्स हैं, जो भी इसके ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो किस में चले जाएंगे, हॉरिजोन ए में चले जाएंगे। हॉरिजोन ए के बाद में सब सॉइल है। सब सॉइल में क्या देखने को मिलेगी, क्ले एंड मिनरल्स। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है, सॉलिड रॉक होता है। देखो स्टार्टिंग में ये जो पूरा का पूरा सॉइल है ना, वो ये बेड रॉक ही था। क्या था, बेड रॉक। बेड रॉक मतलब खराब पत्थर नहीं है बेटा, ये सिंपली क्या है, ये पूरी की पूरी सॉइल का बेस है। बट इस पूरी की पूरी सॉइल का क्या हुआ, इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ, बायोटिक मटेरियल मिला, तो आपके सामने ये है। बट स्टार्टिंग में कैसा था, ये था। दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे या सॉइल फॉर्मेशन बोलेंगे। तो अगर आपने इस पूरे के पूरे पिक को अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको कुछ भी समझने के लिए बचेगा नहीं। तो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीधे नहीं पूछेगा, फिर भी आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। क्विक समरी ऑफ द स्लाइड। जैसे राजस्थान से हमने क्या पढ़ा, सॉइल इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लिविंग सिस्टम है, मिलियंस ऑफ ईयर बनने में लगते हैं, बेरिंग हो रहा है, ह्यूमंस का भी इंटरफेरेंस है, और फैक्टर क्या है, RPCTV यानी रिलीफ देखने को मिलेगा, पेरेंटल रॉक देखने को मिलेगा, क्लाइमेट मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा, और टाइम। अगर आपको पूरा याद ना हो तो ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है RPCVT। ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज टॉपिक इतना लंबा है ना, बार बार आपको बताना पड़ेगा कि भैया हम क्या पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज वो वाली कंडीशन होगी कि जाने का रास्ता तो याद है, आने का रास्ता नहीं पता, ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। इसलिए लगातार आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया तो ठीक, रट्टा मारो, आगे बढ़ो। देखो ऐसा है कि जिस टाइम IAS के एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी तो सिंपली आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। सर बिल्कुल थॉरली पढ़ा दो,
पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट। बट राइट नाउ हमारा जो फोकस है ना वो बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को करेंगे। देखो किसी भी नॉलेज का एंड नहीं है, किसी भी टॉपिक का एंड नहीं है भाई, एक एक टॉपिक पे बंदे पीएचडी कर लेते हैं, करने के लिए चाहिए दम। बट हम तो देखेंगे रील्स, और रील्स में भी कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आजकल मैंने बच्चों की कंडीशन देखी ना, टाइम खराब करने के वो नए नए तरीके निकाल लेते हैं। एक ना बहुत अच्छी रबड़ आती है वो टायर वाली, उससे खेल रहे हैं, कुछ नहीं तो दीवार पे नाम लिख दिया, कुछ नहीं तो राजा बजी चोर सिपाही खेल रहे हैं। भाई सब्स्टिट्यूशन पीरियड भी लग रहा है तो बैठ के पढ़ाई करो, नॉलेज लो, बुक रीड करो भाई, क्योंकि दिस इज योर जॉब, स्टडी करना आपकी जॉब है। एक ही बताओ, अगर आप टॉप आ रहे हो तो क्या कोई एहसान है भाई? योर पेरेंट्स गिव यू द बेस्ट फैसिलिटीज़। अगर आप मेरा लेक्चर भी देखें तो आपके पास में टैबलेट है, आपके पास में सेल फोन है, या आपके पास में मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या, बैठ के पढ़ाई करने के लिए मिला है वो उसके लिए नहीं मिला कि आप बैठ के तफरी काटते रहो। तो दिस इज ऑल अबाउट, आगे बढ़ने समझने का ट्राई करेंगे कि आगे हम और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी। चलिए, तो सबसे पहले मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया, बाय पंजाब इज गुड फॉर द वीट बट महाराष्ट्र फेमस फॉर कॉटन। क्या क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन को समझ लिया ना, दो तीन टाइप की सॉइल तो ऐसी हो जाएंगी कि पंजाब में हम गेहूँ क्यों उगा रहे हैं और महाराष्ट्र में हम सिंपली कॉटन क्यों उगा रहे हैं। क्योंकि सॉइल का चक्कर बाबू भैया, सॉइल का चक्कर। क्योंकि अगर सॉइल को एक बार आपने समझ लिया तो आप ये भी समझ जाओगे यहाँ पे कौन सी फसल ग्रो करनी है, और क्या पता तुम ही अपनी खेती शुरू कर दो। वाई डू द सम सॉइल क्रैक्स इन समर, वाई आर रिवर्स एरिया आर सो फर्टाइल। तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन की माया को समझाऊंगी बेटा। अगर ये समझ लिया ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, इसको समझ लिया तो लाइफ जिंगल आला। समझने का ट्राई करो, सॉइल में क्रैक क्यों आ जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा, ब्लैक सॉइल में और रिवर फर्टाइल क्यों होती है ये मैं समझाऊंगा आपको एलुवियल सॉइल में। क्योंकि मुझे तो पता है आपके दिमाग में तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो क्वेश्चन किसको डालने पड़ेंगे, मुझको डालने पड़ेंगे भाई। पढ़ाने का ठेका लिया तो फिर ये भी क्वेश्चन डालने का भी ठेका मैं ही लूँगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। तो सॉइल के लिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन डाले, तो सबसे पहले हम जाएंगे एलुवियल सॉइल। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूँ ना बेटा, इसका नाम होता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मतलब जल से बनी हुई। देखो मैंने रिवर का फोटो लाया, बहुत अच्छा कैनवा से उठा के लगाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको नदर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगी, राजस्थान और गुजरात में एक नैरो पैच से जाता है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेगी। तो ये सारे रीजन्स हैं। देखो भाई जल्दी जल्दी में ना मैं यहाँ पे मैप डालना भूल गया, तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठो, पॉपकॉर्न्स लेके मत बैठो, है ना, कि टीचर मेहनत कर रहा है और तुम लोग वाह 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 क्या पढ़ा है, कि इरशाद इरशाद इरशाद, कि सर थोड़ा और पढ़ा दो ना बेटा, प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि एनसीईआरटी पी लेके बैठो, ये इरशाद इरशाद करना बंद करो। तो ये अब इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। ये जो रिवर्स हैं, गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। वाह, यूपीएससी में ये रिवर भी पूछते हैं कि ट्रिब्यूटरीज भी पूछते हैं, रिवर्स के पास में बनी हुई छोटी छोटी लेक भी पूछते हैं। सोचो ये कितना डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम होगा। तो ये जो जितनी भी रिवर हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस वैली रिवर, ये सारी की सारी रिवर हिमालय से आ रही हैं। और आपको पता है हिमालय में स्लोप बहुत हैवी होता है, तो बहुत ज़्यादा इरोजन है, बिकॉज वहाँ पे उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, और जब स्पीड तेज़ है तो इरोजन होगा। इरोजन क्या है, आप एक चौक लेकर उसको ना ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे रब करो, और आप देखो थोड़ी टाइम के बाद पूरी की पूरी सॉइल, पूरी की पूरी चौक क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वही हो रहा है, रिवर जब फ्लो कर रही है ना, फ्लो, तो वो इरोजन कर रही है। आपने देखा होगा, जैसे कभी आप सर्च करना इंडियन तिब्बत हाईवे, इधर पूरी की पूरी रिवर है। ब्रह्मपुत्रा ने बहुत गहरा गड्ढा बना दिया जिसको गॉर्ज बोलते हैं, दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज है। आपको पता नहीं, इंडस वैली, इंडस रिवर जो है पूरी की पूरी हिमालय को काट के आती है, तो बहुत ज़्यादा अवेंडेंट अमाउंट में सॉइल आ रही है। पर जैसी ये जो रिवर है, ये रिवर इंडियन प्लेन में एंट्री लेगी, कहाँ एंट्री लेगी, इंडियन प्लेन्स में एंट्री लेगी, हरिद्वार में एंट्री लेगी, तो वहाँ पे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। वहाँ पे पूरी की पूरी सॉइल को क्या कर देगी, पूरी की पूरी सॉइल को डिकम्पोज कर देगी, डिकम्पोज नहीं करेगी, डिपॉजिट कर देगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई थी बेटा, हमारी गलती को माफ़ किया जाए। अब देखो आपके पूर्वज कितने स्मार्ट थे, उन्होंने नाम रखा हरिद्वार। कभी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा यार कि सर हरि तो समझ में आए, भगवान विष्णु अलग ही पर्सनैलिटी है भाई साहब। शिव जी हुए, ब्रह्मा जी हुए,
वो अवतार मतलब कोई भी आशीर्वाद दे देंगे। हिरण्यकशिपु कि ये दिन में मरेगा ना रात को मरेगा, 12 महीने में नहीं मरेगा, घर के अंदर मरेगा ना बाहर में मरेगा। लॉर्ड विष्णु हर क्वेश्चन का आंसर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अगर आपको सीखनी तो लॉर्ड विष्णु से सीखो, अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी है वो। सोचो हिरण्यकशिपु को मारना कितना मुश्किल था, नरसिम्हा का अवतार रखा, क्योंकि उसने बोला था ना मैं नर से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा, तो बोले ना तो मैं नर हूँ ना जानवर हूँ, आ जाओ लाड़ ले। तो दिस इज द पॉइंट। तो एलुवियल सॉइल में आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही हरिद्वार का मतलब और बता दूं आपको, हरिद्वार इज द प्लेस जहाँ पे गंगा जी मैदान में आती हैं। सोचो इसलिए उसका द्वार रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। कंपोजिशन क्या है, इसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। सॉरी, रात के 12 बज रहे हैं भाई, नींद आ जाती है, ठीक है। क्ले है, क्ले बहुत कम है इसमें। दूसरा, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है उसमें आपको द्वार देखने को मिलेगा, चौस देखने को मिलेगा, तराई देखने को मिलेगा। तराई कैसा रीजन है, द्वार कैसा रीजन है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तराई जैसे मैंने ये लिखा है ना, ये तराई रीजन है, यानी ये एक ऐसा रीजन है, स्वयंपी रीजन है। जैसे ही जो गंगा हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट गंगा जी हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर हैं, जैसी वो माउंटेन से बाहर आती है ना, तो एक प्लेस आता है जिसको हम बोलते हैं गिरपद। गिरपद मतलब फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ पे आके सारी सारी रिवर गायब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी और आगे जाके वो पूरी की पूरी रिवर ओरिजिनेट हो जाएंगी, दैट्स रीजन कॉल्ड द तराई रीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, जैसे जैसे आप माउंटेन्स के पास में आओगे तो आपको क्वार्ट्ज सॉइल देखने को मिलेगी, उसमें थोड़े पत्थर भी होंगे, थोड़े कंकड़ भी होंगे। पर जैसे जैसे आप प्लेन में आ जाओगे आपको फाइल पार्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे हर साल बाढ़ आती है, बहुत सारे लोगों को कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वैसे तो अब टेक्नोलॉजी हमने बहुत एडवांस कर लिया, तो ज़्यादा लोगों की जान नहीं जाती, फिर भी इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। बट दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेटा जो आपका बाढ़ होती है ना, जो फ्लड होती है, वो नेचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी फ्लड प्लेन होता है ना उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब वो बाढ़ का पानी आता है तो वो बहुत सारी सॉइल को छोड़ जाता है। तो जो सॉइल है वो सॉइल क्या करती है, वो सॉइल डिफरेंट उस पूरे के पूरे रीजन को क्या करती है, फर्टाइल करती है। जैसे ये एक रिवर है, ठीक है। अब रिवर पहले स्टार्टिंग में यहाँ तक फ्लो कर रही थी, अब वो यहाँ तक फ्लो करने लग गई। जैसे ये पानी जाएगा ना तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी रह जाएगी, और वो मिट्टी क्या करेगी, पूरे के पूरे रीजन को फर्टाइल कर देगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्लासिफिकेशन सॉइल में ये पहला टाइप है किसका, एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल के जब और आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके दो टाइप और होते हैं, एक तो होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर और बांगर की अगर मैं बात करूं तो खादर और बांगर डिपेंडेंट ऑन द एज। जैसे बेस्ड ऑन द एज, जो बांगर है वो ओल्ड सॉइल है, खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है। तो बांगर में क्या होगा, खादर क्या होगी, खादर है मोर फर्टाइल, बांगर है लेस फर्टाइल, बिकॉज ये ओल्ड सॉइल है। और ओल्ड सॉइल क्या होती है, अपनी फर्टिलिटी को लूज करती जाती है बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्या, बांगर सॉइल में आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा, खादर सॉइल में आपको कम फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें क्या होते हैं, हैज कंकर एंड नोड्यूल्स, हैज नो कंकर, क्योंकि बांगर सॉइल ओल्ड सॉइल है तो उसके जो कंकर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी डिन्यूड हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके दो टाइप और होते हैं। तो एलुवियल सॉइल का जो टॉपिक ना वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उससे थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वाइट ईजी है। अगर आप इस स्लाइड को लेके भी रिवाइज कर लेते हो ना तो भी आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। उसके बाद में जो आता है एलुवियल सॉइल, देखो हिमालयन रीजन के बाद में भावर रीजन आएगा। भावर रीजन की अगर मैं बात करूँ तो हिमालय रिवर्स जो हैं, जो हिमालय से रिवर निकल रही हैं, वो जो रिवर है ना वो इस रीजन में डिसअपियर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। दैट्स कॉल्ड द भावर रीजन। भावर रीजन के बाद में आपको तराई रीजन देखने को मिलेगा, तराई रीजन में ये फिर से दिखाई देंगे और स्वयंपी रीजन दिखाई देगा। फिर उसके बाद में आएगा वांगर रीजन, दैट्स कॉल्ड द ओल्ड एलुवियल सॉइल। फिर आएगा खादर रीजन। जो खादर रीजन है वो आपको रिवर के पास देखने को मिलेगा, जैसे बनारस हो गया, जैसे सतलज के आसपास का एरिया हो गया, जैसे यमुना के पास का एरिया हो गया, मथुरा। अब जैसे जैसे उस रिवर से दूर होते जाओगे वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बांगर रीजन, क्योंकि जो रिवर है उसके पास से सॉइल आती है और सॉइल दूर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को समझने के बाद में
आपको समझना पड़ेगा द मेजर टाइप ऑफ सॉइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल देखो, पहली बात तो बहुत फर्टाइल है, पोटास में बहुत ज़्यादा रिच है, गुड फॉर इरीगेशन। आप इसमें वीट उगा सकते हो, राइस उगा सकते हो और शुगर केन ग्रो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फार्मिंग कर सकते हो आप इस रीजन में। अगर आपको एक्सटेंसिव फार्मिंग देखनी है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर यूएसए में तो बहुत अच्छी अच्छी वो होती है खेती, बेटा जाके कभी पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, बहुत अच्छी खेती होती है। तो सिंपली और सिंपली इस रीजन में आप ये चीज़ ग्रो कर सकते हो। पोटास में अच्छी, बट नाइट्रोजन में बुरी है, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर सॉइल एल्यूवियल सॉइल है। और नाइट्रोजन में बुरी तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के बिना ये सॉइल बिल्कुल बेकार है लाडले। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम बोलते हैं यूरिया। यूरिया पे एक सेपरेट लेक्चर बनाया जा सकता है। चलो पढ़ाई करते हैं थोड़ी बहुत, अगर मुझे मौका मिले ना भाई साहब 16 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा मैं, 16 घंटे का यूरिया पे पढ़ाई चल रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेलमिया बनते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ आने वाला है बेटा, यूपीएससी में आने वाला है, पढ़ो बैठ के, पीसीएस में आने वाला है। ठीक है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो एल्यूवियल सोइल के साथ में कुछ प्रॉब्लम भी हैं, जैसे एल्कलाइन नेचर होता है, नीड इरीगेशन और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अगर इसमें क्या एल्कलाइन नेचर है, आपको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने इसका थोड़ा सा भी ज़्यादा इरीगेशन कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, सेलिनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सॉइल के ऊपर बहुत सारी रेत सॉल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, आपको करना पड़ेगा सिंपली और सिंपली इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पोटास मिलाना पड़ेगा। इससे आगे हम जाते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम इन द एल्यूवियल सॉइल, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया है, मेरे को माफ़ कर दो बेटा फिर से। तो प्रॉब्लम इन द एल्यूवियल सॉइल, सॉरी ये शायद मैंने ये जो स्लाइड है वो अच्छे से एडिट नहीं की है, पुरानी स्लाइड आ गई है, डिलीट करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये वाला रीजन यहाँ से कट कर दो, ये वाला रीजन यहाँ से कट कर दो, ये वाला रीजन यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे पड़ोगा। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, सौराष्ट्र में देखने को मिलेगी, मालवा प्लेटू में, गोदावरी प्लेटू में देखने को मिलेगी। और ये जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है किसके लिए, कॉटन के लिए। कॉटन के लिए अच्छी क्यों है, सबसे पहले तो समझो, पहली बात तो बहुत क्लेई है, क्लेई मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं। और जब इसके फाइन पार्टिकल्स हैं ना, तो ये क्या करती है, मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है। कॉटन को ग्रो करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट बेटा, जड़ों को पानी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट बेटा, जो उसका पौधा होता है, जो उसकी बॉल होती है, उसको पानी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जड़ों को पानी होल्ड करने के लिए आपको क्ले सॉइल चाहिए, और क्ले सॉइल आपकी है ब्लैक सॉइल। होल्ड मॉइस्चर फॉर द लॉन्ग टाइम, दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। डेवलप क्रैक्स इन समर, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कौन सी सॉइल है जो समर में क्रैक्स डेवलप करती है, एक स्वर से आपको बोलना है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। अब जब इस बेट समर में बेटा क्रैक्स जमा करेगी ना, तो उस क्रैक के अंदर एयर चली जाएगी, इसीलिए दिस इज द सेल्फ प्लविंग सॉइल, खुद ही जुताई हो जाती है इसकी, स्टिकी हो जाएगी बैन बैट, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आप पाउडर पे चल रहे हो। वो होता है ना, कौन सा गर्ल्स लगा दी, आई डोंट नो अबाउट द नेम, मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब लगाया था। इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को, पोटास देखने को मिलेगा, लाइम देखने को मिलेगा, और पुअर किसमें, फॉस्फोरिक कंटेंट। फास्फोरस का आपको इसमें थोड़ा कंटेंट मिलाना पड़ेगा टू ग्रो गुड क्रॉप्स। अब इसके बाद में मैंने पूरा का पूरा एक कंपैरिजन चार्ट बनाया, आप देख लेना। जैसे एल्यूवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में मिलता है, और ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है। ये रिवर डिपोजिशन है, ये लावा बेसाल्ट से बना हुआ है, मैंने पहले भी बताया था। ये सैंडी और क्लेई है, दिस इज़ वेरी क्लेई, मॉडर्न टू मॉडरेट टू हाई, और इसमें क्या है, हाई रिटेंशन है मॉइस्चर का। स्टूडेंट रिमेंबर दिस टेबल, दे विल सिक्योर 5 मार्क्स। अगर क्वेश्चन आ गया कंपैरिजन पे और तुमको ये टेबल याद होगी ना बेटा, एग्जामिनर भूरी भूरी प्रशंसा करेगा, बोलेगा कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, इसी बच्चे के लिए हो रहा है। वो आँख मिच के तुम्हारी कॉपी पे लिखा 5 आउट ऑफ 5 अनटिल और अनलेस, रहने दो, बर्बाद दूर तक जाएगी। मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया, रेड एंड येलो सॉइल। अब हम दिस इज द फोर्थ पार्ट। अगर मैं देखूं तो हमारे लेक्चर की लंबाई हो चुकी है 33 मिनट। इससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कसम खा ली थी, जो मैंने गलत कसम खाई थी कि 33 से ऊपर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ना लिमिट होती है बेटा पढ़ने की, है ना। एक अगर इंटरएक्टिव सेशन होता जहाँ तुम भी बात कर रहे थे और हम भी बात कर रहे थे, तो हमने लगातार 4-4 पीरियड्स पढ़ाए, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स बैक टू बैक। तो दिस इज़ क्वाइट गुड डील। बट सम टाइम क्या होता है ना, जब आप एक क्लास में पढ़ाते हो तो उसकी एक लिमिटेशंस होती है,
और हर टीचर चाहता है कि वो अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो, तो यू वांट टू एक्सपेंड योर क्लास। तो दिस इज़ द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ माई क्लास। यहाँ पे इतना हैवी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, हम किसी भी चीज़ पे डिबेट नहीं कर सकते, बट मेन थिंग इज़ दैट के राइट नाउ वी हैव अ टेक्नोलॉजी जो हमारे एंसेस्टर्स के पास में नहीं थी, तो हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज मैं अपनी नेटिव सिटी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप कहीं पे भी देख सकते हैं। दिस इज़ अ गुड डील। तो आई होप अब हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी, एंड आई एम अ टीचर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर मेंटर। इफ़ यू हैव द एनी क्वेरीज यू कैन आस्क टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई विल ड्रॉप माई email ID ऑल्सो। तो आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।